चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 से फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक क्या है जी, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इसका मतलब देख लेते हैं जी। फार्माकोडायनामिक का मतलब है व्हाट ड्रग डज विद बॉडी, कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करेगी। अब ड्रग बॉडी के साथ अपना कुछ भी करना चाहती है, कोई भी रिएक्शन करना चाहती है, तो सिंपली अगर ये फॉर एग्जांपल एक ड्रग है और नीचे ये एक रिसेप्टर है, जब तक ये ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी तब तक ये आप लोगों को किसी किस्म का बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगी। तो पहली बात हमें ये पता चलती है कि ड्रग को अगर अपना इफ़ेक्ट देना है बॉडी के ऊपर तो उसको सबसे पहले जाके बॉडी में अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होगा। हर ड्रग के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे जाके वो बाइंड करती है। अब रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद वो हमें क्या कर सकती है, या हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दे सकती है, फ़ायदेमंद इफ़ेक्ट जो हमें चाहिए। एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो जो कम्प्लीटली नेगेटिव होंगे, 110% नेगेटिव होंगे। और उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये ड्रग अपने रिसेप्टर को छोड़ के किसी और रिसेप्टर के साथ भी थोड़ी बहुत अगर अफिनिटी रखती है, बाइंडिंग की क़ुव्वत रखती है, तो उससे आने वाले इफ़ेक्ट को हम लोग साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी हमें ये पता चला कि अगर हम लोग ड्रग के इफ़ेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिसेप्टर का पता होना चाहिए कि रिसेप्टर है क्या। अब हर ऑर्गन्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। सबसे पहले आप लोग रिसेप्टर को देखें कि रिसेप्टर क्या चीज़ है। रिसेप्टर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ड्रग बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद अपने फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करती है। इसके अलावा जो एंजाइम हैं वो भी क्या हैं जी, वो भी रिसेप्टर ही कंसीडर किए जाते हैं। अब जितने भी एंजाइम हैं, फॉर एग्जांपल जीआईटी के अंदर भी प्रोटीन काइनेज एंजाइम है, वहाँ पे जाके भी ड्रग की एक्टिवेशंस का लिंक है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी, ये भी रिसेप्टर ही कहलाती हैं। जब तक ड्रग इसके साथ आके बाइंड नहीं करेगी इफ़ेक्ट नहीं देगी। अच्छा, अब इफ़ेक्ट भी दो सूरतों में आ सकता है। वो कौन कौन सी सूरतों में आ सकता है जी? उसमें आप लोग या तो अपने ऑर्गन को एक्टिव कर रहे होंगे या इनहिबिट कर रहे होंगे। अगर तो आपने ड्रग एगोनिस्ट दी है, यानी कि उसी रिसेप्टर का एगोनिस्ट दिया जो उसी के इफ़ेक्ट को बढ़ाएगा, तो फिर वो ऑर्गन एक्टिव होगा। अगर आपने उस ड्रग दी है उसका एंटागोनिस्ट दिया तो मुकम्मल तौर पे वो ऑर्गन अपना काम जो है वो छोड़ेगा। अब जो मेन रिसेप्टर्स की फैमिली हैं वो 4 हैं। अगर हम उन 4 फैमिलीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो इवन हमारे जो आगे आने वाले CNS के भी रिसेप्टर्स होंगे, ANS के भी, GIT के भी, हार्ट के भी, जितने भी होंगे वो तकरीबन इसी में आप लोगों के कवर होते हैं। तो देखते हैं जी। साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक और चीज़ बताते चाहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये मैं यहाँ पे 3 सेल ह्यूमन ड्रॉ करता हूँ, तो इस ह्यूमन सेल की 3 ही मेन चीज़ें होती हैं। पहली उसकी सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा उसका साइटोप्लाज्म, और तीसरा उसका न्यूक्लियस। जो आप लोगों की बॉडी में रिसेप्टर हैं वो भी इन 3 जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो कॉमनली प्रोटीन नेचर की ड्रग होती हैं। प्रोटीन नेचर की ड्रग या प्रोटीन आप कह सकते हैं, इसका भी आप लोगों को आगे जाके मुकम्मल डिटेल बताएं। साइटोप्लाज्म में जो होती हैं वो कॉमनली स्टीरॉयड होती हैं, और जो न्यूक्लियस पे होती हैं वो थायराइड्स किस्म की मेडिसिन होती हैं। इन दो का जो इफ़ेक्ट आता है वो ज़रा डिलेड आता है, और इन दोनों का इफ़ेक्ट जो आएगा वो जीन्स
ट्रांसक्रिप्शंस के ज़रिए आएगा, यानी कि डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उसके बाद जो है प्रोटीन काइनेज बनेगी या न्यू प्रोटीन आप कह सकते हैं वो बनेगी, और देन आप लोगों को इफ़ेक्ट जो है वो आना शुरू होंगे। लेकिन इसका ये रिसेप्टर है, जैसी ड्रग आके इसके साथ अटैच होगी फ़ौरन से इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको कम्प्लीटली डिटेल से कि ये रिसेप्टर की जो फैमिलीज़ हैं वो कितनी हैं और किस फैमिली को हम लोग किस कैटेगरी में रख के कौन कौन सी ड्रग्स उसके ऊपर बाइंड करती हैं और इफ़ेक्ट किस किस्म के आते हैं। ये सबसे पहले आप लोगों की जो फर्स्ट फैमिली बताई गई है वो है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। अच्छा, नाम से ज़ाहिर है, पहले इसके मतलब को समझ लें, रिसेप्टर ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये बात किस चीज़ की हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं लाइगेंड। लाइगेंड किसी भी ड्रग, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ जो रिसेप्टर पे बाइंड करके इफ़ेक्ट देने की काबिलियत रखती है उसको हम लोग लाइगेंड कहते हैं। गेट, सिंपल आप लोग इसको ये गेट समझें जी, जो ऐसा गेट जो ओपन हो सकता हो या क्लोज हो सकता हो, गेट। आयंस, आयंस आप लोगों को पता है, कैट आयंस और एन आयन, पॉजिटिव नेगेटिव। चैनल आपने सुना होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए होंगे, हार्ट के ऊपर, हार्ट पे सोडियम चैनल है, पोटाशियम चैनल है, तो वो चैनल सिंपली जो आम चैनल होता है वही रिसेप्टर, और उसके अलावा रिसेप्टर्स होते हैं। मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ कि ये करते क्या हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी मखसूस रास्ते के, किसी मखसूस गेट के ज़रिए या किसी मखसूस चैनल के ज़रिए या मखसूस रिसेप्टर के ज़रिए आयंस के फ़्लो को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन करवाते हैं। मतलब कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ कि ये एक मैंने बनाया है गेट जी, और ये सेल मेम्ब्रेन आप लोग इसको कंसीडर करें जी कि हम लोग ये सेल मेम्ब्रेन का रास्ता बना रहे हैं। ये पूरा सेल है और उसकी हम लोगों ने पूरी मेम्ब्रेन बना दी है। अब ये जो ये पूरा नीचे सेल है और ये यहाँ पे हम लोग कहते हैं जी कि ये एक रिसेप्टर पड़ा है या ये एक चैनल पड़ा है। जैसे ही इसके ऊपर आके ड्रग बाइंड करेगी लाइगेंड गेटेड वाली, तो वो एक चैनल इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव के आयन को इस सेल के अंदर लेके आया जाएगा, तो ये आप लोगों के लाइगेंड गेटेड में आएंगे। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि निकोटिनिक चैनल दो होते हैं, एक NM होता है और एक NN होता है। जो NM है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आप लोगों की बॉडी के जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल जिसके साथ हड्डियां अटैच हैं, इनके साथ होता है, और NN जो है ये गैंग्लिया पे होता है। गैंग्लिया स्टूडेंट्स दो न्यूरॉन के दरमियान में जो कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी होती है उसको कहते हैं। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं कि NM की क्या होता है जी। NM फॉर एग्जांपल ये इस तरह का रिसेप्टर है। NM के ऊपर जो लाइगेंड आके बाइंड करता है जी उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। मैं इसकी एब्रीविएशन लिख रहा हूँ ACH। जैसे ही एसिटाइल कोलिन इस NM रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी, आप लोगों की बॉडी के स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर पड़ा है NM इसके ऊपर बाइंड करेगी, तो ये चैनल इस तरह से खुल जाएगा। इस चैनल के खुलने के बाद बाहर पड़ा होगा सोडियम। अब सोडियम एक आयन है, यह सोडियम इस रास्ते से, स्पेसिफाइड रास्ते से आप लोगों की स्केलेटल मसल्स के सेल में इंटर होगा और आप लोगों की पूरी बॉडी के जो सेल हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट करना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन अपनी मूवमेंट्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये निकोटीन की बात हम लोगों ने कर ली। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसमें भी एसिटाइल कोलिन ही बाइंड करती है NM पे, और ये ओपन होगा और यहाँ से फिर सोडियम जो है वो अंदर आना शुरू होगा और गैंग्लिया के दरमियान एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन तेज़ हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं गैबा की। सोडियम का तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम जब भी बॉडी में आता है तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है और अपना काम जो है वो फास्ट करती है। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए
गैबा, ये गैमा अमाइनोबुटारिक एसिड की एब्रीवेशन है गैबा। ये भी एक रिसेप्टर है। बेसिकली गैबा एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि इनहिबिटरी नेचर है। इनहिबिटरी नेचर से मुराद स्टूडेंट्स के जब इसके ऊपर आके इसका एगोनिस्ट बाइंड करता है, जब इसके ऊपर आके इसकी ड्रग बाइंड करती है। गैबा एक बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर भी है। जब ये एक्टिव होता है तो हम लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है, स्लीपिंग मूड की तरफ हम लोग मूव करना शुरू करते हैं। अब गैबा एक रिसेप्टर है जी, गैबा एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इस गैबा के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है वो गैबा ही है। अगर आप इसको नहीं समझते तो आप लोग ब्रोमाज़ेपाम गोली जो है उसको सामने ले आएँ। जब वो इसके ऊपर आके बाइंड करेगी तो ये गैबा अपने आप को ओपन करेगा और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन जो हैं वो आप लोगों की बॉडी के अंदर मूव करना शुरू करेंगे। अब पहले सोडियम मूव कर रहा था तो बॉडी हरकत कर रही थी। अब हमें नज़र आ रहा है कि जी अगर गैबा की मदद से अगर क्लोराइड अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सिडेशन, हल्की फुल्की आप लोगों को गुनूदगी सी आएगी। हिप्नोसिस का मतलब है कि जी आप लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्लीप की तरफ जा रहे हैं। हिप्नोसिस के बाद अनेस्थीसिया से और बढ़ाएं तो कोमा, उसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो डेथ हो जाएगी। आप लोगों का जो दिमाग है उसके जो मेडुला और पोन्स हैं, रिस्पिरेटरी सेंटर जहाँ पे पड़े हैं, वो डिप्रेस हो जाएंगे और बंदा जो है मर सकता है। मतलब कि क्लोराइड आयन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बॉडी डिप्रेस होती जाएगी। पहले हम लोगों को चक्कर आएंगे, फिर आस्ते आस्ते गुनूदगी होगी, फिर नींद आना शुरू हो जाएगी, फिर कोमा हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, फिर कोमा हो जाएगा, फिर डेथ हो जाएगी। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का ये इस तरह से। अब किसी भी आप लोग आगे देखेंगे ना, जब ड्रग्स पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल पढ़ रहे हैं आप लोग, पोटाशियम चैनल पढ़ रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये जी सोडियम चैनल है, इस सोडियम के चैनल से सिर्फ सोडियम ही अंदर आ सकता है। अगर आप लोग एक और ड्रा कर लें जी, ये कैल्शियम चैनल है तो इस कैल्शियम के चैनल से सिर्फ कैल्शियम अंदर आ सकता है। तो आप लोग आगे आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसा रिसेप्टर जिसके ऊपर ड्रग बाइंड करने से पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, चाहे सोडियम है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट है, कुछ भी है, अगर वो इंटर हो रहा है, आयन्स इंटर हो रहा है, तो वो वाले जो आप लोगों के रिसेप्टर्स होंगे वो लाइगेंड-गेटेड आयन चैनल से बिलोंग करते हैं। ये एक फैमिली होगी। इसके अंदर मोस्टली निकोटिनिक ये NM और गैबा इसके अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पे जी हम लोग देखते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कौन से हैं जी। उसके बाद आते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो वाले रिसेप्टर्स हैं जिसके साथ प्रोटीन का जोड़ा अटैच हुआ होगा। ये नज़र आ रहा है जी प्रोटीन, एक जी प्रोटीन। अब मैं इसको, ये आप लोग जब पढ़ेंगे ना GIT के अंदर 2 रिसेप्टर्स हैं, जब आप उनको डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को उसकी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। H2 हिस्टामीन, हिस्टामिनिक रिसेप्टर, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी प्रोस्टाग्लैंडियन, ये रिसेप्टर्स है। अब ये सिर्फ आप लोगों को समझाया जा रहा है, इसकी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। अब स्टमक के अंदर बेसिकली 4 हैं। चले हम लोग चारों ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा और आसानी रहे। एक यहाँ पे होता है जी मस्करिनिक, और एक यहाँ पे होता है जी गैस्ट्रिन। अब इन 4 में से 3 रिसेप्टर जो हैं वो स्टमक की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, एक रिसेप्टर जो है वो नहीं बढ़ाता। वो ये वाला नहीं बढ़ाता जिस पे मीज़ोप्रोस्टोल मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडियन का एगोनिस्ट है। उसके अलावा मस्करिनिक पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है, हिस्टामिनिक पे हिस्टामीन बाइंड करती है, और गैस्ट्रिन के ऊपर गैस्ट्रिन हार्मोन ही इसके ऊपर बाइंड करता है। सिंपली समझना इन 2 को है। जो H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है जिसका नाम है GS। अब G का जिक्र यहाँ था तो पता चल गया यहाँ GS है। इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है जिसका नाम है GI।
अब जोड़ा पूरा हो गया है, कपल आप लोगों का पूरा हो गया है GS और आई नाम से। जब हिस्टामीन अपने इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करती है तो अंदर चेंजिंग पैदा होगी। यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा होगा एडेनाइज साइक्लेज। ये GS प्रोटीन, ये एस फॉर स्टिमुलेट, ये जैसे ही स्टिमुलेट होगा ये एडेनाइज साइक्लेज को एक्टिव कर देंगे। अब एडेनाइज साइक्लेज क्या है जी, ये एक सेकंड मैसेंजर है। ये आगे क्या करेगा, ये यहाँ पे ATP पड़ी होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको CGMP में कन्वर्ट करेगा और ये CGMP फिर आगे यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका नाम है प्रोटीन काइनेज, इसको एक्टिव करेगा। इसको एक्टिव करने के बाद लास्ट पे क्या होगा जी, जो आप लोगों का गैस्ट्रिक के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन पंप है वो एक्टिव होगा और इस प्रोटॉन पंप से जो स्टमक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे आप लोगों की एसिडिटी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। मकसद समझाने का ये दोनों रिसेप्टर G प्रोटीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा जो रिसेप्टर हैं आप लोगों के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, वो भी इसी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे S था, स्टिमुलेटरी थी, उसने फंक्शन परफॉर्म कर दिया। यहाँ I फॉर इनहिबिटरी है, यानी कि रोकने वाली है, यहाँ पे ये आगे वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे रिसेप्टर जिसके साथ G प्रोटीन का जिक्र आ जाए, चाहे वो स्टिमुलेटरी हो चाहे वो इनहिबिटरी हो, तो आप लोग समझ जाएं कि इन रिसेप्टर का जो लिंक है वो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से है। तीसरी जो फैमिली है ना स्टूडेंट्स, वो भी इसी से ही क्लियर होगी। वो किस तरह से क्लियर होगी, तीसरी फैमिली मैं लिख यहाँ पे देता हूँ क्योंकि वो इतनी आप लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जो तीसरी फैमिली है जी, नज़र आ रहा है नाम से ही ऐसी फैमिली जिसका ताल्लुक़ जो है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद इस एंजाइम के साथ होगा कि उस एंजाइम की एक्टिवेशन या उस एंजाइम की इनहिबिशंस पे मुंसलिक होगा सारा काम। और ये दोनों रिसेप्टर मस्करीनिक और गैस्ट्रिक ये इसी तरीक़ाकार से काम करते हैं। जब इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, कैल्शियम अंदर आया है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है, तो ये कैल्शियम जाके इस प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेगा। अब ये प्रोटीन काइनेज जो है आप लोगों को पता है ये अब एक सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ एक एंजाइम है। अब ये कैसे पता चला ये एंजाइम है, जिस भी चीज़ के आखिर में सुफिक्सेस में एज आ जाए, वर्ड ASE, तो वो चीज़ एंजाइम होगी। अब इसने इसको एक्टिव किया तो हमें पता चल गया ऐसा रिसेप्टर जो सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े एंजाइम को, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेगा, उसका जो लिंक होगा वो एंजाइम लिंक रिसेप्टर से होगा। गैस्ट्रिन भी सेम यही इसी पे काम करता है, इसमें भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और ये आके इसको एक्टिव कर देता है। और इस तरह से आप लोगों के जो हैं 3 रिसेप्टर्स पूरे हो गए। पहला लाइगेंड गेटेड फैमिली पूरी होगी, दूसरे नंबर पे G प्रोटीन पूरा हो गया और थर्ड वन है एंजाइम लिंक रिसेप्टर कि एंजाइम ने किस तरह से कैसे लिंक बनाया इस एंजाइम के साथ इन रिसेप्टर्स ने। अब लास्ट पे रहती है स्टूडेंट्स हम लोगों की इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये अभी तक जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर आप इसको सेल मेम्ब्रेन कंसीडर करें जी, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो आप लोग देखें गैस्ट्रिन सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रही है, मीज़ोप्रोस्टोल भी सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रही है, हिस्टामिन भी, एसिटाइल कोलिन भी। इससे पहले जो लाइगेंड गेटेड पड़ा वो भी सेम इट इज़ ऐसा ही था कि निकोटीन भी रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े थे और ड्रग आई और रिएक्शन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, वो किस तरह से जी, जो भी ड्रग स्टीरॉयड होगी या फिर थायराइड नेचर की ड्रग्स होंगी, एक का रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पड़ा है स्टीरॉयड का, और थायराइड्स का जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के ऊपर पड़ा है। अब सबसे पहले इन ड्रग को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके आना होगा सेल के अंदर, या साइटोप्लाज्म पे बाइंड करना होगा या इन्हें न्यूक्लियस पे बाइंड करना होगा। इस पे बाइंड करने के बाद अब न्यूक्लियस जो है, अगर इसको सिंपल लिखें तो ये एक DNA,
अब डीएनए से आप जैसे डीएनए एक्टिव होगा, आप लोगों की बॉडी का न्यूक्लियस एक्टिव होगा, तो ये डीएनए अपनी एक कॉपी बनवा देगा या अपनी इंफॉर्मेशन आगे मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र कर देगा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बन जाना, इसको कहते हैं जीन्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए आगे और भी काम होता है थोड़ा सा, मतलब इसका लिंक आप लोगों की बॉडी में पड़े राइबोसोम के साथ, राइबोसोमल आरएनए से भी है, ट्रांसफ़र आरएनए से भी, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। इस मैसेंजर आरएनए ने आगे न्यू प्रोटीन बनानी है। इस मैसेंजर आरएनए से न्यू प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और फिर लास्ट पे क्या होते हैं जी, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं इस न्यू प्रोटीन बनने के बाद। मतलब कि कोई भी ऐसी ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस पे जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस ड्रग का जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर है। जो साइटोप्लाज्म में अब स्टीरॉयड, मोस्टली ड्रग स्टीरॉयड आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, तो वो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, उनका रिसेप्टर पड़ा होगा। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, आप उसी को ले लें कि वो जाता है और अपना जो है किडनी का जो लास्ट पॉइंट है कलेक्टिंग डक्ट्स, वहाँ पे उसके साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर पड़े होते हैं, वहाँ ये अपना काम जीन्स ट्रांसक्रिप्शंस के ज़रिए करेंगे। अब जिस भी मेडिसिन के अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका लिंक किससे है जी, उसका लिंक हमारा बनेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, और स्टीरॉयड और थायराइड ड्रग्स होंगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये फार्माकोडायनामिक्स समझ आ गया होगा कम्प्लीटली तौर पे, जिस पे ड्रग किस तरह से बॉडी पे असरअंदाज होगी, तो वो इन रिसेप्टर्स की मदद से होगी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो आप लोगों के आने वाले टॉपिक हैं उसमें आप लोगों को आसानी हो। आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।